हमेशा की तरह मैं आज इस पवित्र परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। सहज ही मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें और जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी तो नहीं है। उनका दाहिना पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी रखी थी। फिर अचानक मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें कुछ दे रहे थे और वो लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज गलत था। वो बुजुर्ग तो भिखारी ही हैं। उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने आवाज लगाई, उनके करीब ना जाएं डॉक्टर साहब, पागल है वो। लेकिन उन आवाजों को नजरअंदाज करता हुआ मैं उनके पास गया। सोचा जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने भी हाथ फैलाएंगे। लेकिन मेरा अंदाजा फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वो अपने बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी। पका हुआ मोतियाबिंद था। मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। ओह, कैटरैक्ट। आई हैड कैटरैक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हो? मैं तो यहां रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूं। ठीक है, लेकिन बाबा क्यों? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे? अब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा? ओह नो डॉक्टर, व्हाई वुड आई? सॉरी इफ आई हर्ट यू। हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ कर भी क्या करोगे डॉक्टर? ओके, चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल कहेंगे। करीब ही एक वीरान टपरी थी। हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। डॉक्टर, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं एक कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया और ये बैसाखी मेरे हाथ आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा बाद में कुछ रकम और देकर घर पर बिठा दिया। लंगड़े बैल को काम पर कौन रखता है डॉक्टर? फिर मैंने अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप खोला, एक अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी डाली।
मैं चक्कर आया। बाबा, तो फिर आप यहां इस हालत में कैसे? मैं मैं किस्मत का शिकार। बेटे ने बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। वो सब कुछ बेच बाच कर जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए। डॉक्टर, जी, मैंने पहली बार अनुभव किया कि हंसना भी इतना करुण हो सकता है। फिर मैं बोला, लेकिन बाबा, आपके पास तो इतना हुनर है, जहां लात मारे वहां पानी निकाल दें। अपने कटे हुए पैर की तरफ देखते हुए बाबा बोले, लात बताओ कहाँ और किसे मारूं? बाबा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। प्रत्यक्षतः मैं बोला, बाबा, आज भी आपको कोई नौकरी देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। यस डॉक्टर, और इसी वजह से एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप यहां कैसे? बेटे के जाने के बाद मैंने एक चाल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ और शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ। फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। तीनों के लिए? बाबा, अभी तो आपने बताया कि आपके घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ये तीसरा कौन? डॉक्टर, बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था। उसकी माँ ने अपने के बेटे के जैसा ही मुझे पाला पोसा बड़ा किया। 2 साल पहले ही मेरे उस जिगरी दोस्त का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो उसकी 92 इयर्स की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। अब वो भी हमारे साथ ही रहती है। मैं अवाक रह गया। इस बाबा का खुद का भी बुरा हाल है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पांव नहीं, घर बार नहीं, जो था वो बेटा बेचकर चला गया, और ये आज भी अपने मित्र की मां की देखभाल करते हैं। कैसे जीवट इंसान है ये? कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा, बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उसके ऊपर? नो डॉक्टर, अरे वो तो सब उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था उसने ले लिया। इसमें उसकी गलती कहाँ है? मैं बोला, लेकिन ये लेने का कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई बाबा। अब आपके भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया। आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपयों में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए आप यहां आते हो ना? नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 रुपये में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन माँ जी
को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। उनकी दोनों बीमारियों की दवा चल रही है। बस 8,000 रुपए में उनकी दवाइयाँ ही मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहाँ बैठकर भीख में पैसे लेता हूँ। वो जो मेडिकल स्टोर वाला है ना, वो मुझे महीने भर की दवा उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटों में मुझे जो पैसे मिलते हैं मैं रोज मेडिकल वाले को दे देता हूँ। मैंने अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया। ये खुद किसी और की मां की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से रोक नहीं पाया। मैंने कहा, बाबा, किसी दूसरे की मां के लिए आप यहाँ रोजाना भीख मांगने आते हो? दूसरे की? अरे, मेरे बचपन में उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अब मेरी बारी है डॉक्टर। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक काम और मिला है। और अगर उन्हें पता लग गया कि आप 5 से 7 यहां भीख मांगते हो तो? अरे, कैसे पता लगेगा? दोनों तो बिस्तर पर हैं। मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक नहीं बदल पाती। यहाँ कहाँ पता करने आएंगी? बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाई दे दूं तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हो। माँ जी के लिए दवा देंगे तो माँ जी भी भिखारिन कहलाएगी। अभी माँ जी का बेटा सक्षम है। मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन मेरी माँ को भिखारिन कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ। घर पहुंचकर खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा, भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। बाबा हाथ छुड़ाकर बोले, डॉक्टर, अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज। एक गया है मुझे छोड़कर। आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो अब सहन करने की ताकत नहीं है मुझ में। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली, जाने लगे और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भर भर आई ममतामयी आवाज में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए रिश्ते को भले ही ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार किया था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य की पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए और जब तक बाबा मुझे दिखते रहे मेरे मुंह से निकलता रहा, प्रणाम बाबा, प्रणाम, प्रणाम,
प्रणाम।